ओके गाइस, वेलकम। ये जो लेक्चर है ये सेकेंड पार्ट है 11th फिजिक्स का, यूनिट एंड मेजरमेंट्स का। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं अबाउट द रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स जिसको इंटरमीडिएट एरर्स भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ एरर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो रैंडम एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। This error cannot be eliminated completely, but we can minimize them by repeated observation and then taking them mean और एवरेज वैल्यू। देखिए, ये एरर को हम पूरी तरीके से तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं रिपीट करके ऑब्जर्वेशन को मैनी टाइम्स और उसका मीन एवरेज वैल्यू निकाल के। रैंडम एरर occur due to the variation in condition in experiment is performed। देखिए, जो रैंडम एरर होता है वो इसलिए आता है क्योंकि वेरिएशन आ जाता है एक्सपेरिमेंट के कंडीशन में। जिस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन में, अगर वो वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो रैंडम एरर होना लाजमी है। मतलब रैंडम एरर तब इजीली ऑक्योर्ड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। द टेम्परेचर में चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। प्रेशर ऑफ एनी गैस यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट में चेंज और द वोल्टेज ऑफ द पावर सप्लाई में चेंज रैंडमली एक्सेट्रा। देखिए, मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और या तो जो प्रेशर है गैस का एक्सपेरिमेंट करते समय वो चेंज हो गया, या तो पावर सप्लाई में वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन देखने के लिए मिल गया, यानी वोल्ट चेंज हो गया, तो रैंडम एरर इजीली ऑक्योर हो जाता है। रैंडम या एक्सीडेंटल एरर, रैंडम एरर को सम टाइम एक्सीडेंटल एरर्स भी कहते हैं, आर दोज एरर रिमेनिंग आफ्टर द सिस्टमैटिक एरर हैज बीन एलिमिनेटेड। देखिए, रैंडम एरर या एक्सीडेंटल एरर तब भी वहां पे रहता है जब हम सिस्टमैटिक एरर को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देते हैं या मिनिमाइज कर देते हैं। यानी सिस्टमैटिक एरर के निकलने के बाद भी रैंडम एरर एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। लेस प्रोबेबल एज मैग्नीट्यूड ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू इंक्रीजेस। बहुत कम चांसेस हैं, बट ऐसा हो सकता है कि जो मैग्नीट्यूड है एब्सोल्यूट वैल्यू का वो अगर इंक्रीज हो जाए तो भी ये पॉसिबल है। They can also be reduced by using the precious apparatus such as using volumetric pipettes rather than the beaker to measure the volume। इस एरर को रिड्यूस किया जा सकता है एकदम प्रिसाइज एपरेटस का यूज करके। जैसे अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक पिपेट का यूज करूं तो उससे मुझे एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, बट अगर मैं बिकर से वही वॉल्यूम लूं तो बहुत ज़्यादा उसमें एरर्स होंगे। तो प्रीशियस अपैरेटस का यूज करके हम रैंडम एरर को कम कर सकते हैं। जो अनसर्टेनिटी है 15 सेंटीमीटर बीकर इज प्लस और माइनस 5 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, अगर मुझे 50 सेंटीमीटर क्यूब का बीकर है मेरे पास, तो उस बीकर के अंदर प्लस और माइनस 5% का 5 सेंटीमीटर क्यूब का एरर होता है। बट अगर मैं एक वॉल्यूमेट्रिक पिपेट यूज करूं 20 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, तो उसके अंदर चांसेस है प्लस और माइनस 0.08 सेंटीमीटर क्यूब के एरर का होने का। तो अब आप देख सकते हैं कि कहाँ 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर क्यूब का जहाँ पे एरर हो रहा है, वहाँ पे 0.08 सेंटीमीटर क्यूब का अगर एरर होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा है और ये काफ़ी कम है। हेंस वॉल्यूमेट्रिक पिपेट यूज़ करने की वजह से जो लीस्ट काउंट होता है किसी भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का, तो वो कम हो जाता है, जिससे एरर भी कम हो जाता है। इट कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग एवरेज ऑफ अ लार्जर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसे और रिड्यूस किया जा सकता है अगर मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और मैं उसका एवरेज ले लूँ। तो जो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का एवरेज होगा वो मुझे रिड्यूस एरर देगा।
नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ एरर। The reading recorded repeatedly for a physical quantity during the measurement are, जो रीडिंग हम रिकॉर्ड करेंगे रिपीटेडली बार बार किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसके जो मेजरमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे चलिए देखते हैं। वेयर, जहाँ पे अल्फा इज अ रीडिंग रिकॉर्डेड, अल्फा क्या है हमारा रीडिंग रिकॉर्डेड है, एन एन इज द नंबर ऑफ टाइम, एन कितने नंबर ऑफ टाइम मैंने वो रीडिंग रिकॉर्ड की है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एन। देखिए मेरे पास अल्फा 1 2 3 अप टू एन टाइम है, तो एन टाइम रीडिंग रिकॉर्डेड, मैंने कितने टाइम रीडिंग रिकॉर्ड कर लिया है, एन टाइम ना। तो अब जब मैं इसका मीन निकालूंगा, यानी रिकॉर्डेड रीडिंग का जब मैं मीन निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा रीडिंग 1 प्लस रीडिंग 2 प्लस रीडिंग 3 अप टू रीडिंग एन टाइम, डिवाइड कर दूंगा मैं उसको एन से, जितने टाइम मैं रीडिंग लूंगा उससे मैं उसे डिवाइड कर दूंगा। मान लीजिए मेरे पास 5 रीडिंग है, तो मैं पहले ऐड करूंगा 1 2 3 4 एंड 5, अब मैं उसको डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, तो जो वैल्यू आएगी वो एवरेज वैल्यू होगी। हाँ, उसे मैं कहूँगा अल्फा मीन, वो होगा हमारा अल्फा मीन। ओके, अल्फा मीन का फॉर्मूला ओवरऑल क्या आएगा, अल्फा मीन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एन, एन बाय, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एन लिखा हुआ है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 अल्फा एन। ओके, तो ये हो गया हमारा एस्टिमेशन ऑफ एरर का पहला फॉर्मूला, जो कि है एवरेज मीन। जो भी मैं एवरेज निकालूंगा रीडिंग का एवरेज या मीन वैल्यू। अब हम देखेंगे व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर। देखिए यही फॉर्मूला से बाकी सारे एरर्स, एस्टिमेशन ऑफ एरर्स को हम डिराइव करने वाले हैं। तो गाइज ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। एब्सोल्यूट एरर के लिए द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। जो मैग्नीट्यूड होता है डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट और जो उसका ट्रूथ वैल्यू है उसके क्वांटिटी में, उसे ही कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। यानी डिफरेंस हमें देखना है कितना फर्क आया है इंडिविजुअल मेजरमेंट में और उसके जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके बीच में, तो उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। दोस अल्फा 1 द एब्सोल्यूट एरर डेल्टा अल्फा 1 इज गिवन बाय चेंज डेल्टा, यानी कि यहाँ पे हम इसे चेंज कंसीडर करेंगे। चेंज अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा मीन माइनस अल्फा 1। देखिए ये जो अल्फा मीन आएगा, जब भी आप इसका एवरेज निकाल लोगे, उस एवरेज में से ये पहले रीडिंग की वैल्यू को माइनस करना है। यानी एवरेज रीडिंग में से मुझे फर्स्ट रीडिंग को माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा चेंज इन फर्स्ट रीडिंग। मुझे पहले रीडिंग में कितना डिफरेंस आया, कितना चेंज आया, वो मुझे मिल जाएगा। फॉर अल्फा 2 एब्सोल्यूट एरर, देखिए अगर जो मेरी रीडिंग 2 है उसके लिए जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो होगा डेल्टा अल्फा 2। उसके लिए दिया हुआ है अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा मीन माइनस अल्फा 2। यानी यहाँ पे मुझे डेल्टा अल्फा 2 फाइंड आउट करने के लिए मीन में से अल्फा 2 की वैल्यू को रिमूव करना पड़ेगा। और सिमिलरली फॉर एन टाइम, गाइज यहाँ पे डेल्टा है तो आप यहाँ पे डेल्टा को कंपल्सरी राइट करें। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब देखिए मुझे मीन के लिए भी एन टाइम के लिए भी सेम रहेगा। मैं एवरेज मीन में से, एवरेज रीडिंग में से nth रीडिंग को माइनस कर दूंगा, तो उससे मुझे एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा डेल्टा अल्फा n टाइम्स के लिए। ओके गाइस, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक राइट डाउन कर लें, इसके आगे हम बढ़ते हैं।
नाउ फॉर अल्फा एन द एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एन इज गिवन बाय, यहाँ पे हमें देखिए अल्फा एन की वैल्यू दे दी गई है, यहाँ तक हमने देख लिया था ना। अब हम मीन एब्सोल्यूट एरर देखेंगे। अभी हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला, अब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, यानी अब हम एब्सोल्यूट एरर का एवरेज वैल्यू निकालेंगे। द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड द मीन एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जो अरिथमेटिक मीन्स होता है, यानी जो अर्थमेटिक में जो एवरेज वैल्यू आएगी एब्सोल्यूट एरर की, उसे ही हम कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ये जो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में आया है उसी के लिए। अब इसका फॉर्मूला कैसे आएगा? डेल्टा अल्फा मीन, पहले हम अल्फा मीन देख रहे थे, अब हम डेल्टा अल्फा मीन देखेंगे। यह है मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा अल्फा मीन यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। उसमें हम जो एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट रीडिंग के लिए निकाला है उसको ऐड कर देंगे एब्सोल्यूट एरर सेकंड रीडिंग की, और ऐसे ही हम अप टू एन टाइम कर देंगे और डिवाइड बाय उसे एन कर देंगे, तो उससे जो वैल्यू आएगी वो होगी डेल्टा अल्फा मीन की। नाउ इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है 1 डिवाइड बाय एन, एन बाय एन समेशन आई इज इक्वल टू 1 डेल्टा अल्फा। तो ये आ गई हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला। नाउ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंट बाय, जो मेजर्ड वैल्यू है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू अल्फा मीन प्लस और माइनस डेल्टा अल्फा मीन। यानी अल्फा जो होगा, यानी जो मेरी पहली रीडिंग होगी वो इस बरोबर होगी अल्फा एवरेज की प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर की। यानी एब्सोल्यूट एरर प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर जो रहेगा वो मुझे पहले रीडिंग के अप्रॉक्स वैल्यू देगा। इसका मतलब है इट मीन्स अल्फा कुड बी लाई बिटवीन अल्फा मीन माइनस डेल्टा अल्फा मीन एंड और अल्फा मीन प्लस डेल्टा अल्फा मीन। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, जो मेरी रीडिंग है वो लाई कर सकती है एब्सोल्यूट एरर माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, या तो एब्सोल्यूट एरर प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर के बीच में मेरी एग्जैक्ट रीडिंग हो सकती है। ना अब हम रिलेटिव एरर देखते हैं। द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू इट्स अरिथमेटिक मीन्स वैल्यू इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर। जो रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर का उसके अरिथमेटिक मीन वैल्यू से, उसे ही कहते हैं रिलेटिव एरर। यानी एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय अरिथमेटिक मीन वैल्यू, उससे मुझे रिलेटिव एरर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव एरर ये हमने यहां तक देख लिया, यानी रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा अल्फा मीन डिवाइड बाय अल्फा मीन। अब हम परसेंटेज एरर देखेंगे। When relative error is represented as percentage, it is called a परसेंटेज एरर। जो भी मेरा रिलेटिव एरर है अगर मैं उसको परसेंट के फॉर्म में निकालूं तो उसे मैं परसेंटेज एरर कहूंगा। उसके लिए क्या करना है गाइस, देखिए कभी भी परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। बस हमें इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करना है और हमें परसेंटेज एरर आ जाएगा। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा अल्फा मीन डिवाइड बाय अल्फा मीन इंटू 100। इससे मुझे मिल जाएगा परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। गाइस ये 6 के 6 फॉर्मूलास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे राइट डाउन कर ले वीडियो को पॉज करके। चलिए अब इसका एक कलेक्टिव वैल्यू देख लेंगे क्या आता है। ओवरऑल
व्यू ले लेते हैं, रिकॉल करते हैं। अरिथमेटिक मीन्स यानी अल्फा मीन इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 अल्फा 1। ये अरिथमेटिक का फॉर्मूला, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। एब्सोल्यूट एरर फॉर डेल्टा अल्फा n स्लैश अंडर स्लैश अल्फा मीन माइनस अल्फा m n, इससे मुझे मिल जाएगा एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करना है, डेल्टा अल्फा मीन 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 n टाइम डेल्टा अल्फा 1, इससे मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। रिलेटिव एरर इज नथिंग बट डेल्टा अल्फा मीन डिवाइड बाय अल्फा मीन एंड परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा अल्फा मीन डिवाइड बाय अल्फा मीन इंटू 100। तो इससे हमें ओवरऑल एस्टिमेशन ऑफ एरर का फॉर्मूला मिल गया है। ये 5 फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अभी इसी के बेस के ऊपर हम एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। चलिए एक एक्टिविटी देख लेते हैं। परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर of a least count 0.01 centimeter to measure the external diameter of a hollow cylinder। ये एक्टिविटी आपको लैब में ही करने को मिलेगा क्योंकि वर्नियर कैलिपर तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्या करना है कि एक हॉलो सिलेंडर लेना है। हॉलो सिलेंडर लेने के बाद उसका आपको इनर एक्सटर्नल और इंटरनल डायामीटर मेजर करना है। यहाँ पे तो एक्सटर्नल बोला है, मतलब ये वाला उसका डायामीटर मेजर करना है। ओके, अब ये कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बता देता हूँ कि कैसे आप वर्नियर कैलिपर का यूज करके इंटरनल और एक्सटर्नल डायामीटर मेजर कर सकते हो किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का या सिलेंडर का। Take 3 reading at different position on a cylinder and find the first mean diameter, absolute mean error, percentage error to measurement of diameter। ओके, क्या कहा जा रहा है कि आपको उसकी कम से कम 3 रीडिंग लेनी है। मान लीजिए ये आपका आउटर सिलेंडर है तो 3 रीडिंग लेनी है। एक रीडिंग यहाँ से लेना है, एक रीडिंग यहाँ से लेना है, एक रीडिंग यहाँ से। ऑलमोस्ट आप 3 रीडिंग में पूरा सर्कल कवर कर लोगे। फिर अब वो 3 रीडिंग्स आपके आने के बाद आप उसका पहले मीन डायमीटर निकाल लें, फिर एब्सोल्यूट मीन एरर फाइंड आउट कर लें, फिर उसका परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर ले। देखिए आपको परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए बाकी के 4 को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए ये है वर्नियर कैलिपर, ये होता है फिक्स्ड जॉ। ये जो आप इतना पार्ट देख रहे हो ये फिक्स होता है। यह आउटर डायामीटर को मेजर करने के लिए यूज होता है। इसके बीच में ही आपको कोई भी सर्कल आपका सिलेंडर रख के मेजर करना है। ओके, नाउ ये जो होता है मेजरिंग टिप फॉर इंटरनल डायामीटर, ये जो होते हैं इनकी मदद से आप सिलेंडर का अंदर का डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हो। यह है स्केल, यह मेन स्केल है जो फिक्स स्केल होता है। यह है वर्नियर स्केल, मूवेबल स्केल। देखिए ये होता है वर्नियर स्केल, ये जो आप छोटा वाला देख रहे हो ना, ये इतना पार्ट, यह होता है वर्नियर स्केल। ये मूव होता है, इसके मूव होने के कारण आपको वैल्यूज पता चलेगी और आप यहाँ पे उसको कोरिलेट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यह है क्लैंपिंग स्क्रू, इसको क्लैंप कर सकते हैं। जो वैल्यू आपको मिले आप वहां पे उसे क्लैंप कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। मूवेबल जॉ, ये फिक्स्ड जॉ है, यानी ये हिलता नहीं है। ये मूव होने वाला जॉ है, मतलब ये हिलने वाला जॉ है। यह है मेजरिंग टिप फॉर एक्सटर्नल डायमीटर। ये वो टिप्स हैं जहां से आप एक्सटर्नल डायमीटर को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके,
नाउ तो ये था अबाउट द वर्नियर कैलिपर। इसका यूज़ कैसे करना है ये तो आपको एक्सपेरिमेंटल लैब में ही पता चलेगा, बट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप यहाँ पे एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर सकते हो, यहाँ से इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हो, स्केल को फिक्स कर सकते हो, यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ से कोरिलेट करके वैल्यू चेक करना है। ओके ऐसा आपको 3 बार परफॉर्म करना है। उसके बाद आपको ये तीनों मीन वैल्यूज रीडिंग्स एब्सोल्यूट मीन, मीन डायमीटर और परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं 1.5 का। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर मेजर रिपीटेडली यील्ड वैल्यू 5.63 मीटर, 5.54 मीटर, 5.44 मीटर, 5.40 मीटर and 5.35 meter. Determine the most probable value of a radius and the mean absolute, relative and percentage error. देखिए क्या कहा गया है कि आपके पास एक स्फीयर है, उसका रेडियस आप मेजर कर रहे हो, तो रेडियस आपने मेजर किया उस स्फीयर का, तो आपको 5 वैल्यूज मिली, मतलब सेम स्फीयर के लिए आपको 5 डिफरेंट वैल्यूज मिली है। अब 5 वैल्यूज आपको ऑलरेडी दे दिया है, मतलब आपका मेजरमेंट का पार्ट खत्म हो गया है। अब आपका कैलकुलेशन का पार्ट शुरू हो जाता है। डिटरमाइन करना है एकदम प्रोबेबल वैल्यू रेडियस की, मीन एब्सोल्यूट, और उसका मीन एब्सोल्यूट एरर देखना है, रिलेटिव एरर देखना है और परसेंटेज एरर देखना है। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं गिवन हमें कौन सी रीडिंग मिली हुई है। 5.63, 5.54, 5.44, 5.40, 5.35 ये वैल्यूज आपको मिली हुई है। दिस रीडिंग्स आर गिवन। नंबर ऑफ रीडिंग इज 5। देखिए 5 टाइम्स हुआ है रीडिंग, तो नंबर ऑफ रीडिंग 5 आया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, फिर एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है, फिर रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है, और उसके बाद आपको परसेंटेज एरर भी फाइंड आउट करना है। अरिथमेटिक मीन के लिए क्या करना है, पहले जितनी वैल्यूज दी है उन सबको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 5 कर देना है, तो इससे आपको मीन मिल जाएगा। मीन यानी एवरेज मिल जाएगा 5.472 मीटर्स। अब ये वैल्यूज मुझे मिल गई हैं। मैंने क्या किया है, सिंपली जो मुझे वैल्यूज दी हुई थी उन सबको प्लस कर दिया है और डिवाइड बाय 5 कर दिया है, तो इससे जो वैल्यू आएगी वो अरिथमेटिक मीन होगा। एब्सोल्यूट एरर देखते हैं। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या कहता है, डेल्टा अल्फा 1 इज इक्वल टू, देखिए ये मीन मुझे मिला हुआ है, तो ये मीन में से मैं बाकी की सारे रीडिंग्स को माइनस करूंगा। अब ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर माइनस हुआ तो भी हमको वैल्यू प्लस में ही रखना है, क्योंकि ये अंडर ब्रैकेट है, मतलब इसमें जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगी, वो कभी नेगेटिव नहीं होंगी। अल्फा 2 के लिए सेम किया है मैंने, 5.472 माइनस 5.54, तो वैल्यू आई 0.068। थर्ड के लिए भी सेम, मीन में से थर्ड रीडिंग माइनस कर देना है, वैल्यू आ जाएगी 0.032। फोर्थ के लिए भी सेम, मीन वैल्यू में से 5.40 माइनस करके मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो होगा 0.072। एंड लास्ट वन, डेल्टा अल्फा ऑफ 5 इज इक्वल टू 5.472 माइनस 5.35, जिससे मुझे वैल्यू मिलेगी 0.122। नाउ नेक्स्ट, यहां तक तो हमें मिल गया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए MAE का यूज करना पड़ेगा। MAE मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। अब जहां कहीं भी हमें मीन एब्सोल्यूट एरर लिखना है, हम उसके लिए लिखेंगे MAE, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि देखिए 1, पहले जो मुझे अरिथमेटिक एरर्स आए हैं, एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं, उन सबको ऐड कर देना है। जितने आए हैं उनको डिवाइड बाय 5 कर देना है। डिवाइड बाय 5 किस लिए, क्योंकि 1 डिवाइड बाय n था, n मतलब नंबर ऑफ रीडिंग, यहाँ पे हमारे पास जो n की वैल्यू है वो है 5। तो वैल्यू क्या आती है, इन सबको ऐड किया मैंने और
तो वैल्यू क्या आई 0.452। अब मुझे इसे डिवाइड कर देना है 5 से, तो जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.0904। ये आया हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर। ना अब हम रिलेटिव एरर्स देखेंगे। रिलेटिव एरर में जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है उसको डिवाइड बाय करेंगे एवरेज वैल्यू से। यहाँ देखिए हमने एवरेज वैल्यू भी फाइंड आउट करके रखा है। ओके, ना क्या आता है एब्सोल्यूट एरर के लिए 0.0904 डिवाइड बाय 5.472, जिससे जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो होगी 0.0165 इक्विवेलेंट टू 0.0167। तो इससे जो मुझे वैल्यू मिलेगा होगा रिलेटिव परसेंटेज एरर। ना नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है परसेंटेज एरर। जो भी आर ई आया है आपका उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। हमारा आर ई की वैल्यू क्या है 0.017। उसको मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 100 करूँ तो मुझे मिलता है 1.7%। 1.7% हमारा वैल्यू है एब्सोल्यूट एरर के लिए। देखिए अब मैं यहाँ पे बताता हूँ हमने कौन कौन सी वैल्यू ली। एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू है 5.472। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए 0.0504। रिलेटिव एरर के लिए है 0.017। ओके, नाउ एब्सोल्यूट एरर हमने निकाल लिया है, डिटरमाइन कर लिया है यहाँ तक। ओके, नाउ वीडियो को पॉज करके गाइस यहाँ तक लिख लें। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। When we do an experiment and measure the various physical quantity associated with the experiment, we must know how the errors from the individual measurement combine to give the error in the final result. जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें मेजर करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, जो वो फिजिकल क्वांटिटीज जो इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए होते हैं, तो हमें पता है कि कैसे अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग मेजरमेंट के वजह से एरर्स का कॉम्बिनेशन होता है और वो हमें फाइनल रिजल्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लीजिए। इन द मेजरमेंट of the resistance of the conductor using the Ohm's law, there will be an error in the measurement of the potential difference and that of the current. देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी आप मेजरमेंट करते हो रेजिस्टेंस का किसी भी कंडक्टर के अंदर ओम्स लॉ की मदद से, तो वहाँ पे एरर आता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को मेजर करते वक्त। ओके, it is an important to study how this error combine to give the error in the measurement of। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है इस बारे में पढ़ना कि कैसे एरर्स कंबाइन होते हैं और वो मेजरमेंट के वैल्यूज को इफेक्ट करते हैं। देखिए अब क्या होता है कि एरर इन सम एंड डिफरेंस, एरर होता है सम करते वक्त और डिफरेंस करते वक्त। एरर इन प्रोडक्ट एंड इन डिवीजन, एरर आता है उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करते वक्त। एरर ड्यू टू द पावर इंडेक्स ऑफ मेजर क्वांटिटी, और एरर तब आता है जब भी हम उसके पावर इंडेक्स को मेजर करते हैं। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट हम एरर इन सम एंड इन डिफरेंस स्टडी करेंगे। एरर इन सम एंड इन डिफरेंस। सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज, मान लीजिए आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ए और बी। ए का जो वैल्यू है वो है ए प्लस और माइनस डेल्टा ए। बी की जो वैल्यू है वो है बी प्लस और माइनस डेल्टा बी।
आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको आपने मेजर कर लिया है, उनकी मेजर्ड वैल्यू आ गई है, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। नाउ वह ये जो ए एंड बी है ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं और डेल्टा ए एंड डेल्टा बी ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। z जो है वो सम या डिफरेंस होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में, और डेल्टा z ये एब्सोल्यूट एरर होगा। फॉर सम z इज इक्वल टू ए प्लस बी, अब हम क्या करेंगे, पहले z को ले लेंगे, z प्लस और माइनस डेल्टा z, उसके बाद a की जो वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन की है वो a की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सिमिलरली b की भी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद मुझे a प्लस बी को वन साइड ले लेना है, प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी को वन साइड ले लेना है। अब होता क्या है कि जो z है, a प्लस बी है, इनको हम निगलेक्ट कर देते हैं और हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो बचती है प्लस और माइनस डेल्टा z प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। ये इक्वेशन अराइज होता है जब मैं एरर इन सम देखता हूँ। ओके, नाउ फॉर डिफरेंस z इज इक्वल टू a माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें सेम थिंग करनी है, जो z के लिए प्लस और माइनस डेल्टा z ले लेना है और यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो यहाँ से a प्लस और माइनस डेल्टा a एंड फॉर b प्लस और माइनस डेल्टा b। ओके, सिमिलरली ब्रैकेट को ओपन करना है। अब यहाँ पे जो z है और ये a माइनस बी है, इनको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, प्लस और माइनस डेल्टा z प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। तो कहने का क्या मतलब है कि प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू होता है प्लस और माइनस डेल्टा a एंड प्लस और माइनस डेल्टा b। डिफरेंस के लिए भी प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू होता है प्लस और माइनस डेल्टा a एंड प्लस और माइनस डेल्टा b। तो ये एरर्स अराइज होते हैं इन सम एंड इन डिफरेंस के फॉर्म में। नाउ देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज फॉर डेल्टा z। देखिए, अब देखने से मुझे ये पता चला कि डेल्टा z की जो वैल्यू है वो 4 मेन वैल्यूज होंगी। पहला प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए एंड प्लस डेल्टा बी। ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं जब भी मैं इन सम और इन डिफरेंस एरर को फाइंड आउट करता हूँ। Hence maximum value absolute error is delta z is equal to delta a plus delta b in both the cases। तो ये दोनों ही केसेस में जो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b है, ये मैक्सिमम वैल्यू देता है एब्सोल्यूट एरर के लिए, दोनों ही केसेस में। When two quantities are added or subtracted, the maximum absolute error in the final result is sum of the absolute error in individual quantities। ये दोनों ही क्वांटिटीज में जब भी मैं ऐड करूँ या सब्सट्रैक्ट करूँ तो जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आएगा फाइनल रिजल्ट में वो सम ही आएगा, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर ही रहेगा इंडिविजुअल क्वांटिटीज में। ओके, नाउ आप इसे राइट डाउन कर लें। अब देखेंगे एरर इन प्रोडक्ट एंड इन डिवीजन। एरर इन प्रोडक्ट एंड इन डिवीजन के लिए सबसे पहले हमें उसका प्रोडक्ट फॉर्म निकालना पड़ेगा, z इज इक्वल टू a इंटू बी। अब ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन फॉर द एरर इन प्रोडक्ट एंड इन डिवीजन, अब यही इक्वेशन इन प्रोडक्ट और इन डिवीजन के लिए यूज होगा। where a is equal to a plus or minus delta a and b is equal to plus or minus b is equal to b plus or minus delta b and z
प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a इंटू बी है। तो हमने क्या किया है, इस इक्वेशन में a की वैल्यू और b की वैल्यू को पुट कर दिया है। तो जैसे ही मैं z के इक्वेशन में a और b की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे ये वाला इक्वेशन मिलेगा जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस और माइनस डेल्टा a, b प्लस और माइनस डेल्टा b। अब क्या होगा कि ये जो है a, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा a इस b से मल्टीप्लाई होगा और फिर जाके डेल्टा b से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो मुझे कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिल जाएगा, a इंटू बी प्लस और माइनस a इंटू डेल्टा b प्लस और माइनस b इंटू डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। ये इक्वेशन मुझे मिल गया। अब आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, मुझे मान लेना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ पे जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो है z प्लस और माइनस डेल्टा z, और जो मेरा राइट हैंड साइड है वो है a इंटू बी प्लस और माइनस a इंटू डेल्टा बी प्लस और माइनस b इंटू डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। तो ये वाला इक्वेशन मेरा राइट हैंड साइड का हो गया। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड बाय z करना है, मतलब इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय z कर देना है, और राइट हैंड साइड को इक्वेशन को डिवाइड बाय ए बी कर देना है, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है इसको डिवाइड बाय ए बी कर देना है। तो इससे हमें कौन सा इक्वेशन मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। अभी मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड बाय z कर दिया, राइट हैंड साइड को मैं डिवाइड बाय ए बी कर रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड में टोटल 4 वैल्यूज हैं, तो ये टोटल 4 टाइम्स ए बी में जाएगा। अब मुझे यहाँ पे सिंपल कैंसलेशन करना है, ये ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा बी बाय बी बचेगा। ओके, नाउ ये बी और ये बी कैंसिल हो गया, तो डेल्टा ए बाय ए बचेगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी है डिवाइड बाय ए बी है, तो अब मैं इन दोनों को साइड में ले लूँगा, यानी डेल्टा ए डिवाइड बाय ए एंड डेल्टा बी डिवाइड बाय बी। ओके, तो ओवरऑल इक्वेशन मुझे ये मिलता है, ए प्लस और माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी प्लस और माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाय ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी डिवाइड बाय ए बी। नाउ अब ये जो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी डिवाइड बाय बी है उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, डेल्टा ए डिवाइड बाय ए एंड डेल्टा बी डिवाइड बाय बी। नाउ इसके बाद क्या होता है कि देखिए मैं इन दोनों को सेपरेट कर लिया है, बाकी सारा इक्वेशन एज इट इज है, बस इनको सेपरेट कर लिया है, वेयर डेल्टा ए बाय ए एंड डेल्टा बी बाय बी इज वेरी स्मॉल, हेंस निगलेक्टेड देयर प्रोडक्ट। ये काफ़ी छोटी वैल्यू है, इसके लिए हम निगलेक्ट कर दे रहे हैं इनके प्रोडक्ट को ना। अब बचा क्या मेरे पास, देखिए यहाँ अगर मेरे पास z प्लस और माइनस डेल्टा z है उसको मैं डिवाइड बाय z कर रहा हूँ, तो ये दो इक्वेशंस आएंगे, z कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास प्लस और माइनस, इन शॉर्ट डेल्टा z बाय z बचेगा, प्लस और माइनस डेल्टा z बाय z बचेगा। नाउ अब क्या होता है, अब ये वैल्यू को अगर मैं निगलेक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 डेल्टा बी बाय बी डेल्टा ए बाय ए। तो मैंने यहाँ पे वो इक्वेशंस को लिख लिया है, हमारे पास कुछ इस तरीके का इक्वेशन आ जाएगा। पहली बात, अब ये तो फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया, दिस इज द एरर इन प्रोडक्ट इन डिवीजन का इक्वेशन है ये फाइनल इक्वेशन। दिस फार्मूला ऑल्सो अप्लाइज टू डिवीजन ऑफ द टू क्वांटिटीज। ये फार्मूला का इस्तेमाल डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज के लिए भी होता है। नाउ व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, जब भी आप दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द इन द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन ईच क्वांटिटी। तो जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर आएगा वो होगा रिजल्ट इन द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स, यानी उसका जो रिजल्ट आएगा वो सम ऑफ द रिलेटिव एरर होगा ईच क्वांटिटीज में।
ओके ना गाइज, यहाँ पे ये इक्वेशन खत्म होता है, आप इसे राइट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट हम देखेंगे एरर ड्यू टू द पावर इंडेक्स ऑफ मेजर क्वांटिटीज। ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का थर्ड है, एरर ड्यू टू द पावर इंडेक्स ऑफ मेजर क्वांटिटी। अब ये पावर इंडेक्स है गाइज, ये जो 3 देख रहे हैं यही पावर है, तो z इज इक्वल टू ए क्यूब। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, z इज इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए। जो 3 है ये मैक्सिमम रिलेटिव एरर है इस इक्वेशन में। जो 3 है वो तो एक तो मेरा पावर है, दूसरा ये मैक्सिमम रिलेटिव एरर है। अब ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है, तो डेल्टा z बाय जेड होता है डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए एंड प्लस डेल्टा ए बाय ए। अब ये 3 बार है तो मैं तीनों को एक एक बार ए से डिवाइड करूंगा और डेल्टा z को z से डिवाइड करूंगा ना। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन एरर रूल्स। मल्टीप्लिकेशन रूल्स, द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू a पावर 3 इज n टाइम द रिलेटिव एरर ऑफ a। ये जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर है, ये जब मैं ये जो n है, अगर मैं इसको n मान लूँ, 3 को अगर मैं n मानूँ, तो जो रिलेटिव एरर है a का वो n टाइम्स है। फिलहाल यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3 टाइम्स द रिलेटिव एरर इन a। पर अगर n टाइम है तो मैं n टाइम रिलेटिव एरर इन a लिखूंगा ना। अगर मैं z इज इक्वल टू a रेस टू n का पावर लगाऊं तो कुछ इक्वेशन इस तरीके से आएगा, डेल्टा z डिवाइड बाय डेल्टा z, ये n आगे आ जाएगा तो n इंटू डेल्टा a डिवाइड बाय a। इन जनरली इसका इक्वेशन कैसा होता है, z इज इक्वल टू a पावर p। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा मेजरमेंट्स हैं तो उसके लिए ये जनरल इक्वेशन अराइज होता है, z इज इक्वल टू a पावर p b इज इंटू b पावर q डिवाइड बाय c पावर r। ओके, नाउ कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ये n आगे आया था वैसे ये p भी आगे आ जाएगा। तो क्या होगा, डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू p डेल्टा a बाय a प्लस q डेल्टा b बाय b प्लस r डेल्टा c बाय c। The quantity in the formula which has the large power is responsible for the maximum error। ये जो क्वांटिटी है इस फॉर्मूला में, अगर इसका लार्ज पावर है तो यही रिस्पॉन्सिबल है मैक्सिमम एरर्स के लिए। ओके नाउ गाइस, इस वीडियो को पॉज करके इसको भी राइट डाउन कर लें क्योंकि ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। ये एग्जाम्पल 1.6 का है, 1.6 एग्जाम्पल नंबर है। In an experiment to determine the volume of an object, mass and density are recorded। एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें हमने डिटरमाइन किया है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, मास और डेंसिटी, उसको हमने रिकॉर्ड करके रखा है। तो अब यहाँ पे जो मास है, मास क्या आ रहा है 5 प्लस और माइनस 0.15 kg। डेंसिटी जो है वो क्या आ रही है 5 प्लस और माइनस 0.0 kg पर मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अब परसेंटेज एरर इस मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम में कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। पहले देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है हमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट m इज इक्वल टू 5 प्लस और माइनस 0.15 kg। डेंसिटी है ऑब्जेक्ट की 5 प्लस और माइनस 0.2 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एरर। अब मुझे इसके अंदर परसेंटेज एरर को फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास अपॉन डेंसिटी, तो m बाय रो। तो जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर आएगा इन द वॉल्यूम वो क्या आएगा देखते हैं,
डेल्टा वी बाय वी विच इज इक्वल टू डेल्टा एम डिवाइड बाय एम प्लस डेल्टा रो डिवाइड बाय रो मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे हम इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे हमें इसका परसेंटेज मिल जाएगा ना। फाइ एम है इज इक्वल टू फाइ डेल्टा एम है, ये रिलेटिव एरर है। तो वो ये क्या है 0.15। रो डेंसिटी है उसका रिलेटिव एरर है 0.2 ना। मैंने वैल्यू पुट कर दी है, डेल्टा एम की जगह 0.5 लिख दिया, डेल्टा रो की जगह 0.2 लिख दिया, एम की वैल्यू है 5, रो की वैल्यू है 5, तो ये मैंने राइट डाउन कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। इस फॉर्मूला में मैंने वैल्यू पुट कर दिया है। नाउ अब इससे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्या होता है, पहला तो देखिए अब मुझे पता है कि 5 3 जा 15, तो इसका जो आंसर आएगा डिवाइड करने पर 0.03 आता है। 5 4 जा 20, तो इसका आंसर आएगा 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या होता है कि ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 0.07 आता है। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो इसकी वैल्यू आती है 7%। तो जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर है वो है 7% का। द मैक्सिमम परसेंट एरर इन वॉल्यूम इज 7%। काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी वे में मैंने इसे आपके लिए एक्सप्लेनेशन लाया है। आप वीडियो को पॉज करके आप इसे राइट डाउन कर लें। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल है 1.7 का। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर and its time recorded t 2 plus or minus 0.01 seconds. Find the maximum percentage error in the measurement of g. क्या बोला गया है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है यह हमें डिटरमाइन करना है एक सिंपल पेंडुलम की मदद से। तो अब उस पेंडुलम का लेंथ क्या है 100 सेंटीमीटर, जिसके अंदर जो एरर आ रहा है वो 0.1 का आ रहा है। और टाइम पीरियड कितना टाइम उसे लगता है, उसे 2 सेकेंड्स लगते हैं, जिसमें उसको एरर मिल रहा है 0.01 सेकेंड का। तो अब मुझे इसमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर। जब भी मैं मेजर करूंगा जी को, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, गिवन द लेंथ ऑफ पेंडुलम एल इज इक्वल टू 100 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड of the pendulum t is equal to 2 plus or minus 0.01। फाइंड करना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना। अब यहाँ पे मुझे टाइम का फॉर्मूला पता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ बाय g। अब मुझे g मुझे नहीं पता, इसको फाइंड आउट करना है, पर t मुझे पता है। तो मैं क्या करूंगा, g की जगह t और t की जगह पे g को रख दूंगा, यानी टाइम की जगह ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी की जगह टाइम आ जाएगा। L इज इक्वल टू डेल्टा L इज इक्वल टू 0.1, L इज इक्वल टू 100, डेल्टा t इज इक्वल टू 0.01 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ये वैल्यूज हमें पता है। अब इसमें हम पुट कर देंगे। पहले तो मुझे स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, जिसके वजह से यहाँ पे स्क्वायर लेने की वजह से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर लेने के लिए ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर लेने के लिए वजह से ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने पूरे इक्वेशन पे स्क्वायर लगा लिया है, जिससे कि मेरा स्क्वायर रूट हट गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हटाने का एक ही तरीका है, इस पूरे इक्वेशन को स्क्वायर में ले लेना। अब g की जगह मैंने t और t की जगह g रख दिया है, तो g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l बाय टी स्क्वायर। अब क्या होता है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर के लिए मैं डेल्टा g इंटू 100 और डिवाइड बाय g करूंगा, विच इज इक्वल टू डेल्टा l बाय l 2 इंटू डेल्टा t बाय टी मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला है, इसमें मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। वैल्यूज पुट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा, डेल्टा
एल की वैल्यू है 0.1 डिवाइड बाय 100, 2 इंटू 0.01 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। अब देखिए इसको डिवाइड करने के बाद मुझे 0.1 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूँ तो 0.01 आएगा, और अगर मैं 2 इंटू 0.01 को डिवाइड बाय 2 करूँ तो आंसर देखिए ये कैंसिल होने की वजह से आंसर क्या आएगा 0.01। मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो मुझे 1.1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो परसेंटेज एरर आया है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, वो है 1 इंटू 1.1% का 1.1% का एरर आ रहा है। गाइज ये एग्जाम्पल्स भी आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करके इसे भी राइट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 1.9 सिग्निफिकेंट एरर। Our accuracy is limited to the least count of the instrument used during the measurement. हमारी जो एक्यूरेसी है वो एक लिमिट तक ही काम करती है, उसके लीस्ट काउंट तक। लीस्ट काउंट हर एक इंस्ट्रूमेंट के पास होता है, और लीस्ट काउंट का यूज करना है जब भी आप मेजरमेंट करते हो। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड यूजिंग द गिवन इंस्ट्रूमेंट। देखिए जो लीस्ट काउंट होता है ये एक स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है जो बनता है जब भी आप हर एक इंस्ट्रूमेंट में, जब उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया जाता है तो इसमें कोई ना कोई एरर रह ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल द यूजुअल मीटर स्केल 1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर ऑफ इट्स लीस्ट वैल्यू। जब भी आप कोई स्केल यूज करते हो तो उसका, जब आप उससे मेजर करते हो तो उसमें जो लीस्ट काउंट आता है उसका जो एरर है वो 0.1 सेंटीमीटर का होता है। हैंस लीस्ट काउंट इज 0.1 सेंटीमीटर। तो ये जो एरर है 0.1 का, इसी को हम लीस्ट काउंट कहेंगे। सपोज वी मेजर द लेंथ ऑफ द मीटर रॉड यूजिंग द मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। मान लीजिए आप एक लेंथ को मेजर करते हो, एक मेटल का रॉड है उसके लेंथ को आप मेजर कर रहे हो, और आपका जो मीटर स्केल है उसमें जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर का है। तब क्या होगा? द मेजरमेंट इज डन 3 टाइम एंड रिकॉर्डिंग 15.4, 15.4 एंड 15.5। देखिए आप क्या मेजरमेंट को 3 बार किया गया जिससे मुझे वैल्यू मिली 15.4 की, 15.5 की, 3 वैल्यूज मिली। The most possible length, which is the arithmetic means as per our earlier discussion, is 15.43। तो जो मोस्ट प्रोबेबल लेंथ है अरिथमेटिक मीन से हमारे प्रीवियस डिस्कशन से वो 15.43 आएगा। गाइज अब ये 15.43 कैसे आया आप ये मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। आउट ऑफ दिस वी कैन सर्टन अबाउट द 1 डिजिट एंड 5 बट आर नॉट certain about the least 2 digit because of the least count limitation। देखिए हम ये बता सकते हैं कि डिजिट है 1 या 5, हाँ, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए सडनली कि जो लीस्ट काउंट है 2 डिजिट का वो आ रहा है लिमिटेशन तक, तो क्या करना पड़ेगा? चलिए देखते हैं आगे। द नंबर ऑफ द डिजिट इन द मेजरमेंट। तो जितने डिजिट हैं मेजरमेंट में, विच अबाउट द सर्टन प्लस और एडिशनल डिजिट, तो उनमें क्या एक सिंपल प्लस या एडिशन का डिजिट का मेजरमेंट होगा। फाइंड द फर्स्ट वन अबाउट विच आर नॉट सर्टन इज नोन एज द सिग्निफिकेंट एरर और सिग्निफिकेंट एरर। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ डिजिट है मेजरमेंट का अबाउट द सर्टन, वो कुछ सर्टन एडिशनल और प्लस तक जाता है, लेकिन जो पहला है द फर्स्ट वन, जो पहला है विच आर नॉट सर्टन, वो सर्टन नहीं है और उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट एरर। अगर सर्टन है तो फिर वो सिग्निफिकेंट एरर नहीं रहेगा। अगर सिग्निफिकेंट एरर सर्टन नहीं है, नॉट सर्टन, तो हमें सिग्निफिकेंट एरर या सिग्निफिकेंट डिजिट देखने के लिए मिल
Those in above example we have three significant error 1.5 and 1.4. देखिए अब मैं सिर्फ लास्ट वाले डिजिट की बात कर रहा हूँ 1.5 एंड 1.4. ओके ना, तो ये जो 1.5 है ये क्या करेगा, ये आपका एग्जाम्पल है ना. Okay, now गाइस आप वीडियो को पॉज करके इसे राइट डाउन कर लें. चलिए आगे बढ़ते हैं. रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट एरर. अब ऐसे कौन से रूल हैं जो सिग्निफिकेंट एरर को डिटरमाइन करने के लिए यूज होते हैं. चलिए देखते हैं. ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. ये क्या कह रहे हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं, जीरो को छोड़ के बाकी सारे सिग्निफिकेंट एरर हैं. द एग्जाम्पल फॉर द वॉल्यूम ऑफ द एब्सोल्यूट इज 178.43 centimeter cube, and in the 5 significant digit is 17845. देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है 17843. तो ये सब क्या है आपके सिग्निफिकेंट एरर्स हैं. ओके नाउ यहाँ पे तो हमने सिग्निफिकेंट एरर को डिटरमाइन कर ही लिया है. ऑल द जीरो बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. जितने भी जीरोज हैं जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट एरर होंगे. मान लीजिए m इज इक्वल टू 165.02 हैज़ 5 सिग्निफिकेंट डिजिट. अब इसके पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है 165.02 grams. Now if the number is less than 1, the zero divide by zeros, zero या zeros on the right of the decimal point and to its left of the first non zero digit are non significant. देखिए अगर आपके पास नंबर लेस देन 1 है तो वो जीरो या जीरोस होंगे. तो जो राइट साइड है डेसिमल पॉइंट, अभी देखिए ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद का जो राइट साइड का एरिया है और जो लेफ्ट साइड का एरिया है, अगर उसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है पहला, यहाँ से पहला अगर नॉन जीरो, यहाँ से अगर फर्स्ट जीरो है तो ये क्या होगा, दिस इज अ नॉन सिग्निफिकेंट. ये पहला वाला जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होगा. जैसे ये देखो राइट हैंड साइड का पहला जीरो, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का पहला जीरो और ये आपका राइट हैंड साइड का पहला जीरो, दो जीरो, तो ये दोनों के दोनों ही नॉन सिग्निफिकेंट है. ओके नाउ तो सिग्निफिकेंट क्या होगा 1405. तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है, बट ये वाला जो जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट जीरो है. दिस इज अ नॉन सिग्निफिकेंट जीरो एंड दिस इज अ सिग्निफिकेंट जीरो. द अंडरलाइन जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट. अब ये जो जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है. दोस द अबव नंबर्स हैज 4 सिग्निफिकेंट एरर्स. तो जो अबव नंबर हैं उनके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. कौन से 1405. नाउ द जीरो ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लास्ट नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट. देखिए तो अब जो राइट हैंड साइड का जो एरिया होता है वहाँ पे जो जीरोस होते हैं वो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट्स होते हैं. चलिए देखते हैं कैसे. बट फॉर दिस द नंबर मस्ट बी रिटर्न इन अ डेसिमल पॉइंट. उसके लिए आपका जो नंबर है वो डेसिमल पॉइंट में लिखा होना चाहिए. 1.500 और 0.01500 हैज़ बीन बोथ हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ईच. दोनों के पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. मतलब कि ये जो 1.500 है ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट है.
और ये 1500, ये भी चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस एज a इंटू 10⁻n। तो जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का, हम उसे लिख सकते हैं a इंटू 10⁻n। ओके, नाउ where a is the number such that the 0.5 less or equal to a less than 5। देखिए क्या होता है, जो 0.5 है वो कम है या बरोबर है a के, और a है, जो a है वो कम है 5 से। therefore the n is the integer called the order of magnitude। तो यहाँ पे जो n है वो इंटीजर है जिसको ऑर्डर कहेंगे मैग्नीट्यूड का। The radius of earth is 6400 किलोमीटर्स, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.64 into 10⁻7 मीटर्स। ओके, नाउ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 7। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है मैग्नीट्यूड का वो 7 है। एंड द नंबर इज सिग्निफिकेंट फिगर आर 2। और जो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 2 हैं, 6 और 4। 7 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड and 6 and 4 are the significant figures। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब देखें, हम मैग्नीट्यूड देखेंगे जो चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C कॉलम। हियर द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -19। ये जो -19 है ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 2 हैं, यानी 1 और 6, ये 2 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं। ओके गाइस, तो ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। देखते रहिए नॉलेज इन्फिनाइट, और अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज करते रहिए। चलिए फिर नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। बाय, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।